हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर सेकंड, जो कि है दोपहर का भोजन, और इसके जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत जी। चलिए शुरू करते हैं। अमरकांत, सबसे पहले अमरकांत जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ था, और इनका जो मूल नाम था वो था श्री राम वर्मा। इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो बलिया में हुई, और उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में इनकी बचपन से रुचि थी, और किशोरावस्था तक आते आते इन्होंने जो कहानी लेखन का कार्य था वो प्रारंभ कर दिया था। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। इन्होंने सबसे पहले आगरा से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक पत्र था सैनिक, उसमें इन्होंने कार्य किया। उसके बाद ये प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने जो दैनिक अमृत पत्रिका और दैनिक भारत की पत्रिका है उसके संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक ये कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत जो हैं वो आपको एक नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं, और ये अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन की जो शहरी और ग्रामीण जीवन का जो यथार्थ चित्रण है वो करते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये मध्य वर्ग के जीवन की जो वास्तविकता और विसंगतियां हैं उनको दिखाने का प्रयास भी करते हैं। और यहाँ पर जो हमें ये वाली कहानी दिखाई गई है दोपहर का भोजन, इसमें भी मध्यम वर्गीय का चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है। वर्तमान समाज में जो व्याप्त अमानवीयता है, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। इनकी जो शैली है वो बहुत ज़्यादा सहजता, और भाषा जो है वो भी बहुत ज़्यादा सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। ये मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता लाते हैं। अमरकांत की जो कहानियाँ हैं उनके शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। अमरकांत की कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कि जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीज के दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये सब उनके कुछ उपन्यास कहानी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2009 में उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से उन्हें दिया गया था। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। कि जो दोपहर का भोजन है वो बाल साहित्य से ली गई है। ठीक है। दोपहर का भोजन जो है वो एक गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, और इस कहानी में जो समाज में व्याप्त गरीबी है उसको दिखाया गया है। मुंशी जी का जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। ठीक है। और जो सिद्धेश्वरी है वो गरीबी के एहसास को मुकर नहीं होने देती है। उसकी जो आँच है उससे अपने परिवार को वो बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की जो कला है वो यहाँ पर इस कहानी में उत्कृष्ट की गई है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, दोपहर का भोजन। इसमें क्या है, दोपहर का भोजन जो है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो दोपहर का भोजन है वो अमरकांत जी की एक कहानी है उनके द्वारा लिखी गई। और इसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार है, एक परिवार है जो कि गरीबी से जूझ रहा है, उसके बारे में बताया गया है। तो दोपहर का भोजन अमरकांत जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें उन्होंने निम्न आर्थिक स्थिति के एक परिवार की निर्धनता एवं बेकारी से होने वाली दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। सिद्धेश्वरी मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी तथा रामचंद्र, मोहन एवं प्रमोद की माँ हैं। ठीक है। उनके 3 बेटे हैं जो अपनी व्यवहार कुशलता, त्याग तथा धैर्य से घर को टूटने से बचाए हुए हैं। तो क्या होता है कि जो सिद्धेश्वरी है उसने खाना बनाने के बाद वो चूल्हे को बुझा देती है, और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या ज़मीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वो उसी तरह पड़ी रही। उसके बाद उसके जी में जी आया तो वह बैठ गई। आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा, और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था।
उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। हंडिया की तरह फूला हुआ था। हंडिया यानी कि मटका जैसा होता है, ठीक है। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से इधर उधर जा रहे थे। उसके बाद मतलब कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि गर्मियों की दोपहर में खाना बनाते समय सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल है, परंतु घर में इतना अनाज नहीं है कि वह अपने 2 चपातियां बना सके। वह पानी पीकर गुजारा करना चाहती है और किंतु खाली पेट पानी पीकर कब तक जिया जा सकता है। टूटी खाट पर लेटा उसका नन्हा बेटा कुपोषण का शिकार है। उसकी टांगों और बाहों की हड्डियां निकल आई हैं तो पेट हांडी की तरह फूल गया है। वह सोया हुआ है। दोपहर के 12 बज गए हैं। भोजन का समय हो गया है। घर का बड़ा लड़का 20-21 वर्षीय रामचंद्र आकर चौकी पर निराश हताश बैठ जाता है। बड़ी देर तक उसके बाद वो बताते हैं कि बड़ी मतलब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि बड़ी देर तक जब वह हिलता डुलता नहीं तो माँ हिला डुला कर उठाती है। वह प्रेस में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है। संभवतः उसे पारिश्रमिक अभी नहीं मिलता। वह इंटरमीडिएट पास है, परंतु नौकरी पाना उसके लिए सपना ही है। सिद्धेश्वरी उसे पानी भरी दाल, थोड़े से चने और 2 चपातियाँ खाने को देती है। रामचंद्र भूखा रहते हुए भी पेट भरकर खाने का अभिनय करता है। वह छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है। सिद्धेश्वरी नहीं चाहती है कि मोहन को लेकर वह चिंतित हो। वह उसे झूठ मूठ कह देती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने लिखने गया है। वो मोहन जो है वो सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का है, ठीक है। और वह यह भी कहती है कि मोहन उसकी बड़ी प्रशंसा करता है ताकि रामचंद्र अपना दुख भूलकर कुछ समय के लिए ही सही प्रसन्न हो ले। कुछ समय पश्चात मोहन भोजन करने आता है। उसके हिस्से में भी 2 ही चपातियाँ और पानी में डूबी दाल ही आती है। सिद्धेश्वरी उससे कहती है कि रामचंद्र उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। मोहन को यह सुनकर प्रसन्नता होती है। सिद्धेश्वरी के कहने पर वह थोड़ी सी दाल और पी लेता है। इस प्रकार मोहन भी आधा पेट भोजन करके उठ जाता है। पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी परेशान एवं हिरास हैं और उन्हें भी 2 चपातियाँ खाने को मिलती हैं। 6 महीने पहले उनकी छटनी किराया नियंत्रण बोर्ड से हो चुकी है और आजकल वे भी बेकार हैं। सिद्धेश्वरी उसे भी मनोयोग पूर्वक खाना खिलाती है। मुंशी जी भी जानते हैं कि रसोई में भोजन नहीं है, इसलिए सिद्धेश्वरी के कहने पर 2 से अधिक चपातियाँ नहीं खाते। वे सिद्धेश्वरी से गुड़ का शरबत बनवा कर पीते हैं। सिद्धेश्वरी उसे प्रश्न करने के लिए कहती है कि बड़ा बेटा रामचंद्र तो पिता को देवता समान मानता है और उसे शीघ्र ही नौकरी भी मिल जाएगी। यह सुनकर जो मुंशी प्रेमचंद नहीं, यह सुनकर मुंशी जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और जो मतलब वो आराम से खाट पर सो जाते हैं मानो उसकी नौकरी छूटी ही ना हो। मुंशी जी को खाना खिलाकर जब सिद्धेश्वरी स्वयं खाना खाने बैठती है तो उसके लिए थोड़ी सी दाल, बची कुची तरकारी, एक मोटी तथा जली हुई रोटी शेष थी। उसके बाद वो बताते हैं कि मतलब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मुंह में पहला ग्रास डालते ही जो सिद्धेश्वरी है, ठीक है, मुंह में पहला ग्रास डालते ही उसे अपने सोए हुए पुत्र की याद आ जाती है। वह आधी रोटी उसके लिए रख देती है और उसके बाद जो मतलब वो भोजन करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सारे घर में मक्खियाँ भिन बना रही थी और मुंशी जी निश्चिंत होकर ऐसे सो रहे थे मानो छटनी के बाद उन्हें शाम को काम की तलाश में कहीं जाना ही ना हो। और मतलब कि वो एकदम आराम से सोए हुए थे और जो सिद्धेश्वरी है वो जब खाना खाती है तो मतलब वो थोड़ा परेशान हो जाती है और जो मुंशी जी हैं वो एकदम निश्चिंत होकर आराम से बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी
हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।